नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आई कैन चैनल पर। दोस्तों शुरू करते हैं कहानी सबक का भाग दूसरा। दोस्तों जैसा कि आपने जाना पहले भाग में कि अक्षत के नाना जी ने कुछ काम का बहाना बनाकर सबकी बात को अनसुनी किया और जाते जाते वे अपनी बेटी और अक्षत को क्रिसमस की छुट्टियों में दिल्ली आने का न्योता दे गए थे। हालांकि अक्षत के मम्मी पापा क्रिसमस की छुट्टियों में गोवा जाने का प्रोग्राम बना रहे थे, पर नाना जी के बहुत आग्रह करने पर उसकी मम्मी ने कुछ दिनों के लिए दिल्ली जाने का प्रोग्राम बना लिया। अक्षत को लेकर अर्चना जब अपने पीहर गई तो उसे अपने घर का माहौल काफी बदला हुआ लगा। एक तो अपनी माँ की मृत्यु के बाद वह पहली बार पीहर गई थी, इसलिए भी उनकी अनुपस्थिति में घर उसे बहुत सूना लग रहा था। फिर बाबूजी भी बहुत उदास और सुस्त लग रहे थे। अर्चना सोचने लगी, 2 महीने पूर्व जब बाबूजी उससे मिलकर गए थे तब तो इतने बुझे बुझे नहीं थे। उसने बाबूजी से पूछा भी तो उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि रिटायरमेंट के बाद अकेले बैठे समय काटना उनके लिए बहुत दुश्वार हो जाता है। बेटे बहुएं सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। दोनों भाइयों ने अपने दोनों बड़े बच्चों को हॉस्टल भेज दिया था। घर में दोनों के 2 छोटे बच्चे रह गए थे। वे भी दिन भर अपने स्कूल ट्यूशन में व्यस्त रहते हैं। शाम को खेलने चले जाते हैं। रात को भी उनके पास केवल टीवी पर अपनी पसंद का कार्टून चैनल देखने आते हैं। उस समय भी अगर वे अपनी पसंद का कोई कार्यक्रम देखते होते हैं और उन्हें रिमोट पकड़ाने में 2-4 मिनट की ही देर हो जाती है तो चिल्ला चिल्ला कर अपनी मम्मियों को बुला लेते हैं। बाऊजी, आप बच्चों को प्यार नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें रुलाया तो मत कीजिए। आप तो दिन भर टीवी देखते ही हैं। जब बच्चों को देखने का समय होता है तो भी आप बीच में उनको डिस्टर्ब करते हैं। अर्चना ने देखा इस बार उसके भाइयों के रवैये में भी बहुत परिवर्तन हो गया था। रिटायरमेंट के पूर्व वे बाबूजी का जितना मान सम्मान करते थे वह सब तो समाप्त ही हो चला था। अब तो वो बात बात में बाबूजी की अवमानना करने में भी नहीं चूकते थे। उस दिन भी खाने की मेज पर जब सब बैठे थे तो बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं होने के कारण खाना खाते समय निवाला उनके मुंह में ना जाकर उनके कपड़ों पर गिर गया तो बड़े भैया का कितना मूड खराब हो गया था। वे झल्लाते हुए तुरंत बोल उठे, अमिता, बाऊजी को तुम अगले मेज पर बैठाकर खाना क्यों नहीं खिलाती? बार बार उनके मुंह से खाना गिरता रहता है, भोजन करने का मूड खराब हो जाता है। बस दूसरे ही दिन से बाऊजी को परिवार के सारे सदस्यों के साथ बैठने का जो एक मौका मिलता था वह भी बंद हो गया था। बाऊजी अपने ही कमरे में कैद से हो गए थे। बाऊजी पर हो रहे अन्याय को देखते हुए भी अर्चना कुछ नहीं कर पा रही थी। उस दिन तो उन लोगों ने हद ही कर दी जब उसके जाने के 2 दिन पूर्व उसके दोनों भाई भाभीियों ने उसे अलग कमरे में बुलाकर बाऊजी की शिकायतों का एक लंबा चौड़ा पुलिंदा उसके सम्मुख खोल दिया था। बड़े भैया कह रहे थे कि बाऊजी अपनी 2 लाख की एफडी को तोड़वाकर उससे प्राप्त होने वाली धनराशि उन लोगों में क्यों नहीं बांट देते। इस उम्र में भी उनकी स्वार्थपरता को वे जी भर कर कोस रहे थे। उन्होंने जब उसे बताया कि वे बाऊजी को ओल्ड पीपल होम वृद्धाश्रम में रखने का मन बना रहे हैं तो उनकी बात सुनते ही वह क्रोध और आवेश से तिलमिला उठी तो नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि अपने 2 बेटों और बेटी होने के बाद भी बाऊजी को इस उम्र में वृद्धाश्रम की शरण लेने को बाध्य होना पड़ेगा। अक्षत पास ही बैठा था। जब उसने अपने मामा और मामी के बीच बहस होते देखी तो उनकी बातें सुन वह बहुत भोलेपन से पूछ बैठा, मम्मी, ये ओल्ड पीपल होम क्या होता है? अब क्या नाना जी वहीं रहेंगे? क्या मैं भी उनके साथ जा सकता हूँ? अर्चना ने उसे डांटते हुए कहा,
जब बड़े बात करते हो तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। तुम जाओ, बाहर जाकर खेलो। अक्षत के जाने के बाद उसने अपने भाइयों और भाभियों को संबोधित करते हुए कहा, जब से मैं यहाँ आई हूँ, बाबूजी के प्रति आप लोगों के व्यवहार को देखकर बहुत दुखी और क्षुब्ध हूँ। बाबूजी के 3 बच्चों के होते हुए भी उन्हें अपने बुढ़ापे में वृद्धाश्रम की शरण लेनी पड़े। इससे अधिक शर्म की बात और क्या होगी। आप चिंता ना करें, मैं बाबूजी को अपने साथ ले जाऊंगी। पर हाँ, एक बात जरूर कहूंगी कि वाह भैया, जिन माता पिता ने इतने कष्टों से हमें पाल पोस कर बड़ा किया, उनको अपने जीवन की संध्या बेला में क्या हम इस तरह जलील और अपमानित करें। मैं परसों जा रही हूँ, बाबूजी का टिकट हम लोगों के साथ ही बनवा दें, मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगी। कहती हुई वह गुस्से से बाहर निकल गई थी। रात को खाना खाने के बाद उसने जब अकेले में इस विषय पर बाबूजी से चर्चा की तो कुछ देर गंभीर रहकर सोचने के बाद वे बोले, बेटी, तुमने अभी जो कुछ भी मुझे बताया वह मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। आज तो कमोवेश सभी जगह हम वृद्धों की ऐसी ही स्थिति है। ऐसे बिरले ही मिलेंगे जिन्हें इस अवस्था में अपने बच्चों से अपेक्षित मान सम्मान मिलता है। आज के युग में यह हमारी नियति ही बन गई कि हम अपनी शारीरिक वेदनाओं को भोगने के साथ साथ अपनी मानसिक परेशानियों को भी मूक भाव से झेलते रहें। कुछ देर रुकने के बाद वे पुनः बोले, तुमने तो इन लोगों द्वारा मुझे वृद्धाश्रम भेजने की बात शायद यह सोचकर मुझसे छिपाई कि मुझे इस बात से गहरा सदमा लगेगा। पर आज दोपहर में ही अक्षत मुझे तुम लोगों के बीच हो रही बातचीत के विषय में बताता हुआ पूछ रहा था, नाना जी, वृद्धाश्रम क्या होता है? मामा मामी आपको वहां भेजने की बात कर रहे थे, तो मम्मी उनसे झगड़ा क्यों कर रही थी? मैंने पहले तो उसके प्रश्न को टालना चाहा, पर जब वह बार बार मुझसे पूछता रहा तो मुझे समझाना पड़ा कि जब बच्चों के दिलों और घरों में बड़ों के लिए जगह कम पड़ने लगती है तो उन्हें अपने अभिभावकों को वृद्धाश्रम भेजना पड़ता है। जानती हो मेरी बात सुनकर उसने मुझसे क्या कहा? वह बोला, तब तो नाना जी आप अपने साथ मेरे दादाजी को भी क्यों नहीं ले जाते? मेरी मम्मी भी सारे समय पापा से कहती रहती हैं कि जब से दादाजी आए हैं उनकी प्राइवेसी खत्म हो गई है और घर छोटा पड़ने लगा है। दादाजी का भी घर में मन नहीं लगता। आप दोनों साथ रहेंगे तो टाइम पास हो जाएगा। अपने बाबूजी की बात सुनकर अर्चना एकदम से झेप गई थी। उन्होंने उसकी ओर देखते हुए कहा, देखा बेटी, छोटे बच्चे कितने संवेदनशील होते हैं। वे कितनी जल्दी अपने ढंग से समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं। बाबूजी की बात सुनकर अर्चना कुछ क्षण मौन रहने के बाद बोली, बाबूजी, पर मैंने सोच लिया है कि आप मेरे साथ ही चलेंगे। इन लोगों के पास मैं आपको और जलील नहीं होने दूंगी। इन लोगों के पास भले ही आपके लिए जगह नहीं है, पर मेरे घर में आप आराम से रह सकते हैं। अक्षत के साथ उसका रूम शेयर कर सकते हैं। हाँ, एक बात और है कि आप इन लोगों की बातों में आकर अपनी एफडी बिल्कुल नहीं तुड़वाएंगे। ये लोग आपसे आपके बुढ़ापे का एकमात्र सुरक्षा कवच भी छीन लेना चाहते हैं। अपनी बेटी की बात सुनकर उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दौड़ आई। अर्चना के कंधे पर हाथ रखते हुए बाबूजी बोले, चलो, मुझे इतनी तसल्ली तो मिली कि इस बुढ़ापे में मेरे बेटे नहीं तो मेरी बेटी मुझे अपने साथ रखने को तैयार है। पर सोचो, उन अभिभावकों की क्या स्थिति होती होगी जिनका दुख बांटने के लिए उनकी बेटियां नहीं होती। बुरा मत मानना, पर एक बात कहूं, आज मैं तुम्हारा पिता हूं और तुमसे मेरा खून का रिश्ता है, इसलिए तुम्हें आज मुझसे इतनी हमदर्दी हो रही है कि तुम मेरे लिए सब कष्ट उठाने को तैयार हो। पर क्या कभी तुमने इतनी सहृदयता से अपने ससुर जी के विषय में भी सोचने की कोशिश की है? मैं अभी
कुछ समय पूर्व ही तुम्हारे यहाँ जाकर आया हूँ। सच बताना, तुम्हारा अपने ससुर जी के साथ कमोवेश वैसा ही व्यवहार नहीं है जो कि तुम्हारे भाई भाभीियों का मेरे साथ है। क्या तुमने भी कभी उनकी जरूरतों, आवश्यकताओं के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल किया है? मैं जितने दिन तक तुम्हारे घर रहा, मैंने मेरे और उनके प्रति तुम्हारे व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर महसूस किया। तुम छोटी छोटी बातों में उनकी जितनी अवमानना करती हो, उसे देखकर तो मुझे स्वयं पर ग्लानि हो रही थी। हम लोगों ने तो तुम बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं दिए थे। एक बात और कहूं, तुम्हारे और विवेक के, तुम्हारे बाऊजी के प्रति ऐसे आचरण को देखकर नन्हे से अक्षत के हृदय पर क्या बीतती है? क्या कभी तुम लोगों ने जानने की कोशिश की? अक्षत ने ही मुझे बताया कि तुम लोग जिस तरह उनका अपमान करते हो, उसे बहुत बुरा लगता है। वह भले ही तुमसे डर कर तुम्हारे सामने कुछ ना बोले, पर तुम लोगों के प्रति उसके मन में कितनी दुर्भावनाएं पनपने लगी हैं, यह उसकी बातों से मैंने जाना। वह मुझसे कहता है कि वह भी बड़ा होकर तुम लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा। तभी तुम लोगों को पता चलेगा कि बड़ों की भावनाओं को आहत करना कितना कष्टकर होता है। वह किशोरावस्था के जिस दौर से गुजर रहा है, यह उसके लिए बहुत ही संवेदनशील समय है। इस समय बच्चों के मन की कच्ची मिट्टी पर जो भी लकीरें बन जाती हैं, वह कभी कभी जीवन भर भी नहीं मिट पाती। बाऊजी फिर कुछ देर चुप रहकर बोले, हाँ, एक बात और है। तुम मुझे तो आने वाले समय के लिए अपनी एफडी को बचाकर रखने की सलाह देती हो, फिर तुम लोग अपने बाऊजी से कैसे उम्मीद करते हो कि वे भी अपना एकमात्र सुरक्षा कवच, अपना मकान तुम लोगों को सौंपकर तुम्हारे मोहताज हो जाएं? बस अंत में इतना ही कहूंगा कि काश तुम मेरे प्रति जितनी सहृदय और उदार हो, उसका अंश मात्र भी अपने ससुर जी के प्रति होती तो मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं होती। आज अक्षत की बातों ने मुझे प्रेरित किया कि मैं तुम्हें अपने कर्तव्य का बोध कराऊं। अब मेरी बात मानो या ना मानो, तुम्हारी मर्जी। बाऊजी की बातें सुनकर अर्चना का मन बहुत बोझिल हो गया। वह चुपचाप वहां से उठ गई थी। दूसरे दिन वह अक्षत के साथ वापस अपने घर के लिए रवाना हो गई थी। भागती ट्रेन के साथ रास्ते भर मानो उसके विचारों की उथल पुथल भी चलती रही, पर जब वह घर पहुंची तो उसका मन स्थिर हो गया था। घर पहुंचकर उसने अपने पहुंचने की सूचना बाऊजी को दे दी थी। उन लोगों के जाने के 3-4 दिन बाद जब अक्षत का अपने नाना जी के पास फोन आया तो वह बहुत खुश लग रहा था। उसने उनसे कहा, नाना जी, आपने तो मेरी मम्मी पर जादू कर दिया। सच, वे एकदम बदल गई हैं। अब वे दादाजी से बहुत अच्छे से बात करती हैं और उनका बहुत ध्यान रखती हैं। आपको विश्वास नहीं हो तो दादाजी से ही बात कर लें। कहते हुए उसने फोन अपने दादाजी को पकड़ा दिया। दादाजी फोन पर केवल इतना ही बोल पाए, घनश्याम जी, आपने तो मेरी बहू को मेरी बेटी बनाकर भेज दिया। किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करूं? कहते कहते उनकी आवाज भर्रा गई। घनश्याम जी की आंखें भी नम हो गई थी। अपनी योजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित होते देखकर उन्हें गहरा संतोष मिला था। उन्होंने तुरंत अपने बेटों और बहुओं को बुलाया और उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा, बच्चों, चलो, तुम लोगों के सहयोग से अपने ड्रामा का सुखद अंत देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम चारों की सहायता के बिना भला मैं अपनी बेटी को सही रास्ते पर कहाँ ला पाता। बाऊजी की बातें सुनकर सभी के चेहरों पर हर्ष और संतोष की लहर दौड़ गई थी। दोस्तों, इस कहानी का अंत यहीं पर होता है और मैं आशा करती हूँ ये सबक कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।